नमस्कार दोस्तों, 3 टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बुद्धकालीन 4 महत्वपूर्ण राजतंत्रात्मक राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे, इनके जन्म के पूर्व भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। परंतु दोस्तों, बुद्ध काल तक आते आते मगध, कौशल, वत्स और अवंती, बस यही 4 महाजनपद शेष बचते हैं और बाकी के इन्हीं में विलय हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे समय जब धीरे धीरे बीतेगा तो ये चारों महाजनपदों में से सिर्फ मगध शेष बचेगा और बाकी के कौशल, वत्स और अवंती, ये तीनों भी मगध में ही सम्मिलित हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि जो कौशल, वत्स और अवंती थे, ये मगध में किस प्रकार विलय होते हैं और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो कैसी रहती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर ये 4 नाम देख रहे होंगे। दोस्तों, ये जो 4 राजाओं के नाम बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, चंद्रप्रद्योत आपको नाम दिख रहे हैं, ये नाम महात्मा बुद्ध के काल के से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे, उनके समकालीन मगध का राजा बिंबिसार था, कौशल का राजा प्रसेनजीत था, वत्स का राजा उदयन था तथा अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। दोस्तों, ये जो चारों महाजनपद थे, इनकी कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। मगध जो था वो कौशल से और वत्स जो था वो अवंती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों सर्वप्रथम जो मगध है इसमें कौशल का विलय होता है और उसके बाद में वत्स और अवंती का। तो दोस्तों, आइए उस समय की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो मगध महाजनपद था, इसकी राजधानी राजगृह और गिरिव्रज थी और इसका जो प्रथम राजा हुआ था उसका नाम बृहद्रथ था। इसीलिए इसके वंश को बृहद्रथ नाम से जाना जाता है, जो कि जरासंध का पिता था। दोस्तों, जरासंध का नाम आपने सुना होगा। जो महाभारत में कंस रहता है, उसके ससुर का नाम होता है जरासंध। तो ये वही जरासंध है दोस्तों, महाभारत वाला। दोस्तों, इसी के पिता ने मगध में पहला शासन प्रारंभ किया था, जिसका नाम बृहद्रथ था। तो आपको याद रखना है। इसके बाद में जो नाम आता है वो बिंबिसार का नाम आता है। बिंबिसार के वंश का नाम हर्यक वंश था और इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। दोस्तों, मगध में कौशल को शामिल करने में बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु का सबसे बड़ा हाथ है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कौशल बिंबिसार के साम्राज्य मगध साम्राज्य में शामिल हुआ। दोस्तों, कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी और इसके प्रथम राजा महाकौशल हुए थे, जिन्होंने अपनी पुत्री कौशला देवी का विवाह कर दिया बिंबिसार से और अपनी पुत्री कौशला देवी को काशी के गांव दहेज में दे दिए। दोस्तों, जो काशी महाजनपद था वो कौशल में विलीन हो चुका था, ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था। और वही काशी महाजनपद के गांव अपनी पुत्री कौशला देवी को महाकौशल दहेज में दे देता है बिंबिसार से विवाह करने के उपरांत। और इन्हीं काशी गांवों से जो कर प्राप्त होता था, उससे कौशला देवी अपने स्नान और श्रृंगार में व्यय करती थी। और दोस्तों, महाकौशल का पुत्र हुआ प्रसेनजीत, जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन था और उनका बहुत बड़ा अनुयायी था। दोस्तों, इसका भी एक विवाह मगध राजकुमारी से हुआ था। अभी हमने देखा कि महाकौशल जो था वो मगध के राजा बिंबिसार से अपनी पुत्री का विवाह करे थे और आगे इनका पुत्र मगध राजकुमारी से एक विवाह करता है। दोस्तों, प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का अनुयायी था और उनका परम भक्त था। तो दोस्तों, प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के वंश में भी एक विवाह करना चाहता था, संबंध स्थापित करना चाहता था, जिसके कारण उसने इच्छा प्रकट की शाक्य राजकुमारी से विवाह की। परंतु दोस्तों, जो शाक्य थे वे अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत समझते थे प्रसेनजीत के साथ अपने वंश की राजकुमारी का विवाह करना। तो उन्होंने प्रसेनजीत के साथ धोखा किया और एक दासी पुत्री वास भक्तिया का विवाह प्रसेनजीत के साथ करवा दिया और क्या कहा कि ये शाक्य राजकुमारी है, परंतु वास्तव में वह दासी पुत्री थी, जिससे कि एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम विदुर था।
और यही विदुभ शाक्य गणराज्य के अंत का कारण बनेगा। दोस्तों, अगर बात करें कोसल महाजनपद के अंतर्गत आने वाले अगले राजाओं के बारे में, तो विदुभ के बाद कोई खास राजा नहीं आता है। इसमें क्रमशः कुंडक, सुरथ और सुमित्र का नाम आता है। तो आइए दोस्तों, आगे के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा जो महात्मा बुद्ध थे उनका एक चचेरा भाई था देवदत्त, जिसके बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, जिससे कि कोसला देवी बहुत दुखी होती हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जब दोस्तों कोसला देवी की भी मृत्यु हो जाती है तो कोसला देवी के जो भाई थे प्रसेनजित, उनको बहुत गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, वो अपनी बहन को दिया गया काशी का क्षेत्र वापस ले लेते हैं, जो कि उनके पिता ने उनकी बहन को दहेज में दिया था। तो अजातशत्रु जो होता है वो इस बात पर बहुत ही कुपित हो जाता है और वह आक्रमण कर देता है प्रसेनजित के राज्य यानी कि कोसल पर। दोस्तों, अजातशत्रु और प्रसेनजित में बहुत ही भयंकर युद्ध चलता है, जिसमें कि अजातशत्रु की हार हो जाती है और प्रसेनजित जीत जाते हैं। दोस्तों, जो प्रसेनजित होते हैं वो बाद में समझते हैं कि अजातशत्रु कैसा भी हो मेरा भांजा ही है, तो भांजे से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। तो ये क्या सोचते हैं कि हम संधि कर लेते हैं, और इस संधि में क्या होता है, जो प्रसेनजित होते हैं वो अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर देते हैं, और जो काशी का क्षेत्र उन्होंने वापस ले लिया था वो अजातशत्रु को दे देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं विदुभ के बारे में, जो कि प्रसेनजित का पुत्र था। दोस्तों, जो विदुभ था जब यह बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ के गांव यानी कि शाक्यों के यहाँ घूमने जाता है, परंतु वहाँ पर शाक्यों द्वारा इसे दासी पुत्र कहकर संबोधित किया जाता है और इसका बहुत अपमान किया जाता है। और जहाँ पर वह बैठा था उसे शाक्य लोग दूध और पानी की सहायता से धोते हैं। तो दोस्तों, जब यह विदुभ वापस चलाता है तो इसे पता चलता है कि शाक्यों ने उसके बैठने के स्थान को दूध और पानी से धोया और उसे दासी पुत्र कहकर संबोधित किया। दोस्तों, इससे विदुभ जो होता है वो बहुत क्रोधित हो जाता है और एक प्रतिज्ञा करता है कि मेरे बैठने के स्थान को जिन शाक्यों ने दूध और पानी से धोया है, मैं उसी स्थान को उनके रक्त से धो लूँगा। तो दोस्तों, आगे क्या करता है विदुभ, इसके बाद जो विदुभ होता है वो पिता की अनुपस्थिति में राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। और दोस्तों, जब प्रसेनजित वापस आते हैं अपनी राजधानी तो वे पाते हैं कि विदुभ जो है वो उनके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया होता है और प्रसेनजित को वहाँ से भगा देता है। तो प्रसेनजित अपने भांजे प्लस दामाद मगध नरेश अजातशत्रु के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब यह मगध पहुँचते हैं तो रात हो चुकी होती है और मगध के जो राजा होते हैं अजातशत्रु, उनके राजमहल का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। दोस्तों, जो प्रसेनजित थे वो बहुत ही लंबी यात्रा करके मगध पहुँचे थे और ठंडी की रात थी, जिससे कि थकान और ठंडी के कारण उनकी रात में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, प्रसेनजित की मृत्यु के बाद विदुभ पूरी तरीके से राजा बनने के बाद शाक्यों पर आक्रमण कर देता है। दोस्तों, विदुभ ने शाक्यों का इस युद्ध में विशाल रक्तपात किया था। वेनसांग के अनुसार उसने 9,99,00,000 शाक्य मारे थे, जबकि एक अवदान कल्पलता ग्रंथ है उसके अनुसार विदुभ ने 77,000 शाक्यों को मारा था। दोस्तों, इस सफलता के बाद विदुभ अपनी राजधानी वापस लौटने लगता है, परंतु दोस्तों रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसका नाम अचिरावती है। और दोस्तों, उस नदी की बाढ़ में विदुभ जो होता है वो सेना सहित बह जाता है। दोस्तों, इसके बाद में विदुभ के वंश में कोई शक्तिशाली राजा नहीं बचता है, जिससे कि जो कोसल होता है वो मगध में सम्मिलित हो जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो कोसल था वो किस प्रकार मगध में सम्मिलित हो चुका है। तो आइए देखते हैं वत्स के बारे में, जो अगला महाजनपद था, तीसरा महाजनपद वत्स, उसकी क्या कहानी है। दोस्तों, जो वत्स था इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और महात्मा बुद्ध के समकालीन जो राजा थे वत्स के, वो उदयन थे और यह शतानिक परंतप के पुत्र थे। दोस्तों, एक कवि हुए हैं भास,
जिनके अनुसार उदयन जो था वो वैदेही पुत्र था। वैदेही यानी कि विदेह की जो इसकी जो माता थी वो विदेह की रहने वाली थी। जो मिथिला के विदेह गणराज्य था वहाँ की रहने वाली इसकी माता थी और इसीलिए इसको वैदेही पुत्र कहा गया है। दोस्तों, साहित्यों के अनुसार जो उदयन था यह बहुपत्नीक था, यानी कि इसके कई पत्नियां थीं। दोस्तों, एक ग्रंथ है धम्मपद जिसमें कि यह विवरण है कि अवंती नरेश चंड प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता के साथ उदयन का विवाह हुआ था। दोस्तों, साहित्यों के अनुसार उदयन ने कई सारे विवाह किए थे, परंतु दोस्तों विवाह के अतिरिक्त उदयन जो था वो कई सारे विजय अभियान भी किया था और दोस्तों इन विजय अभियानों में उसे काफ़ी सफलता भी मिली थी। दोस्तों, कथा सरित सागर एक ग्रंथ है जिसमें कि उसकी विजयों का उल्लेख हुआ है। दोस्तों, उदयन के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं स्वप्न वासवदत्ता में वर्णित हैं, जो कि भास द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें कि एक कथा प्रचलित है। दोस्तों, जो अवंती नरेश चंड प्रद्योत थे इनकी एक पुत्री थी वासवदत्ता, जिसके उदयन जो थे वो वीणा के शिक्षक नियुक्त किए गए थे और वीणा सिखाने के दौरान इन दोनों के बीच में परस्पर प्रेम हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों का विवाह हो जाता है। दोस्तों, जो उदयन थे इनके पश्चात इनके वंश का जो इतिहास है वो अज्ञात है। विष्णु पुराण में इनके उत्तराधिकारी का नाम अहिनर बताया गया है तथा इनके वंश के अंतिम शासक का नाम क्षेमक बताया गया है। दोस्तों, जब उदयन के वंश में भी कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं बचता है और इसका जो वंश है वो राजहीन हो जाता है, तब मगध जो था वो वत्स को भी अपने में मिला लेता है। तो हमने देखा कि अभी तक कौशल और वत्स मगध में मिल चुके हैं। अब आती है बारी अवंती की। दोस्तों, जो अवंती था इसका राजा महात्मा बुद्ध के काल में चंड प्रद्योत था। दोस्तों, वत्स और अवंती पड़ोसी राज्य थे तथा दोनों ही साम्राज्यवादी थे, जिसके कारण दोनों में प्रतिद्वंदिता रहती थी। दोस्तों, चंड प्रद्योत के एक अमात्य थे जिनका नाम सांकलायन था। दोस्तों, सांकलायन ने छल से वत्स नरेश उदयन को कैद कर लिया था अवंती नरेश की पुत्री को वीणा सिखाने के लिए। दोस्तों, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उदयन वीणा के शिक्षक नियुक्त किए गए थे वासवदत्ता के। दोस्तों, ये नियुक्त कैसे किए गए थे? तो इनका जो है किडनैप किए गए थे। ये उदयन जो थे वो किडनैप करके लाए गए थे अवंती और वहाँ पर इनको वासवदत्ता का वीणा शिक्षक नियुक्त किया गया था। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं अवंती के बारे में। दोस्तों, जो चंड प्रद्योत था वो एक महत्वाकांक्षी राजा था और उसने आसपास के अनेक राजाओं पर अधिकार जमा लिया था। दोस्तों, महाराजा जो चंड प्रद्योत थे इनका मगध नरेश बिंबिसार से बहुत ही अच्छा संबंध था। दोस्तों, एक बार महाराज प्रद्योत अस्वस्थ हो गए थे, जिस पर बिंबिसार जो कि मगध के राजा थे उन्होंने अपने राज्य वैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। दोस्तों, आइए बात करते हैं प्रद्योत के उत्तराधिकारियों के बारे में। दोस्तों, जो चंड प्रद्योत थे इनके दो पुत्र थे, एक का नाम गोपाल था और दूसरे का नाम पालक था। दोस्तों, बड़े होने पर जो गोपाल था वो अपने छोटे भाई पालक के लिए सिंहासन छोड़ देता है, अर्थात जो गोपाल होता है वो राज्य नहीं ग्रहण करता है और पालक जो होता है वो राजा बन जाता है। दोस्तों, जो पालक था एक अत्यंत क्रूर और प्रजा पीड़क राजा था, जिसके कारण गोपाल के पुत्र आर्यक ने इसका विरोध किया था, जिस पर पालक ने आर्यक को कैद करवा लिया था। परंतु जो षड्यंत्र थे वो पालक के खिलाफ चलते ही जा रहे थे और पालक की इसी बीच हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, पालक का उत्तराधिकारी यही गोपाल का पुत्र आर्यक हुआ था। दोस्तों, अवंती साम्राज्य का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ था और इसे मगध के राजा शिशुनाग ने हराकर अवंती को मगध में मिला लिया था। दोस्तों, शिशुनाग कौन है? तो शिशुनाग जो है
बिंबिसार के बाद में जो वंश आएगा, हर्यक वंश के बाद में जो वंश आएगा, शिशुनाग वंश, तो ये उसी का संस्थापक है। दोस्तों, ये थे बुद्धकालीन 4 महत्वपूर्ण राजतंत्रात्मक राज्य जो बारी बारी से मगध में मिलते चले गए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।